तो हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है, 4 charges each equal to q are placed at the 4 vertices of a regular pentagon. The distance of each corner from center is a. Find electric field at the center of the pentagon. ठीक है, तो यहाँ पे जो पेंटागन की बात की गई है, पेंटागन तो बहुत सारी तरह से बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है रेगुलर बच्चों, ठीक है ना। और उसके साथ जो है इसमें आपके जो वर्टाइसेस हैं उनके ऊपर चार्जेस को रखा गया है, यहाँ पे क्यू 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 और क्यू, ठीक है। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंगली अब आपको सीखना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हर जगह से अगर इसको अपन कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये सारी डिस्टेंसेस अपने को दिए हैं ए। बी केयरफुल, ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि ये सेंट्रॉइड ही है और ये हर वर्टाइसिस से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर इस क्वेश्चन को इस आधार पे सॉल्व करते हैं अपन, तो दिस बिकम वेरी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट बट इट टेक टाइम, ठीक है ना। बिकॉज द एंगल बिटवीन द दिस all sides will be calculated by the method of 360 degree upon here we have 1 2 3 and 4 and 5। तो यहाँ पे 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एंगल मिल जाएगा। इट इज लेंथी प्रोसेस, लेकिन हमें पूछा है कि हमें तो सिर्फ ये 1 2 3 4 चार्ज ही दे रखे हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस पेंटागन। अब ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया है वो ट्रिक यहाँ पे बड़ी ही आसानी से यूज हो पाएगा। क्या सिखाया था मैंने कि अगर ऐसे रेगुलर आकृति है और अब आपको पता है चार्ज, ये दूरी सब सेम रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है अपने को। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एज्यूम करेंगे क्या कि लेट एट ई अगेन द फर्दर चार्ज इज क्यू। हमने फिर से मतलब सिमेट्री बिठाने के लिए हमने क्यू पे क्या मान लिया, ये एजम्पशन है दोस्तों। तो हमने ये सेम चार्ज एक एज्यूम कर लिया दोस्तों, किसके ऊपर, यहाँ के ऊपर। अब ऐसा होने से क्या हो जाएगा, दीज ऑल फोर्सेस आर बिकमिंग साइक्लिक, और इसके होने की वजह से सारी फोर्स जो है यहाँ सेंटर पे क्या होने वाली है दोस्तों, जीरो होने वाली है, ठीक है। तो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको ये सब सिखा चुका हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ना कि बेकार से हर चीज को पैलोग्राम से सॉल्व करने तक। तो ये कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिसमें सिमेट्री दी होगी और आपको चार्जेस भी एक जैसे दिए होंगे, डिस्टेंस भी एक जैसे दिए होंगे, तभी ये पॉसिबल है, और एंगल भी सेम होंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, हमें काम तो इन चारों चार्जेस का दिया है, तो हमने जानबूझ के क्या किया, इस चार्ज को इसलिए एज्यूम किया क्योंकि इसके होने से ये फोर्सेस क्या बन जाएंगी, साइक्लिक बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये ऑब्वियस रहा कि इन सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके क्या होगा दोस्तों, इक्वल और अपोजिट होगा। तो ये क्वाइट एनफ रहेगा कि जो इस चार्ज की फोर्स यहाँ पे होगी वो इन सारी फोर्सेस का क्या मानी जाएगी, मैग्नीट्यूड में उसका इक्वल मानी जाएगी। तो वही अपना आंसर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉल्यूशन, कि लेट अस assume similar charge over E, ठीक है। तो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक फोर्सेस, तो क्या होना चाहिए कि ये जो फोर्स है, ये जो है ये इस सारी फोर्स के रिजल्टेंट को जीरो करने वाली है। तो इन चारों को मिला के जो भी फोर्स बनेगी वो इस फोर्स से क्या होगी, इक्वल और अपोजिट होगी। तो हमारा आंसर हाथ हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू, बट बी केयरफुल कि हमसे जो पूछा है वो, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है दोस्तों फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स ओके, वी नो द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, दैट इज, क्या है फार्मूला, याद है ना, क्या है बोलिए, इज इक्वल टू अने 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज और डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब चार्ज कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना हो गया क्यू, और डिस्टेंस ये क्या है ए, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर, ठीक है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन, अगर इसको आप वैसे सॉल्व करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए
इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है और रीजनिंग बेस्ड में भी आ सकता है। जस्ट वॉज ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड यू हैव डन इट। तो नेक्स्ट केस में ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो, आपको देखना है कि मुझे क्या लॉजिक लगाना है कि कब जाके जो है सिस्टम कंकरेंट फोर्सेस में आ पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो करने से आती हैं, सोचने से आती हैं, है ना। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच जस्ट कैन बैलेंस अ ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है ना। अब ये क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान दें कि कैसे क्या लॉजिक लगेगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है जो बैलेंस करेगा ड्यूट्रॉन के मास को, और उसका मास दे रखा है। अब आप इमेजिन करिए कि ड्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो ड्यूट्रॉन कौन है भैया? ड्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है दोस्तों, आपको पता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन से होते हैं? 1h1, 1h2, 1h3, 1h1, 1h2, 1h3। ठीक है ना। तो इनमें सिर्फ जो है वो क्या चेंज हो रहा है दोस्तों? इनमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो चेंज हो रहा है अपना न्यूट्रॉन का नंबर। जैसे 1h1 क्या है? प्रोटॉन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में माना ही नहीं जाता, बल्कि होता ही नहीं है। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो वो सीधा क्या है? वो प्रोटॉन भी कहलाता है और उसको अपना हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं। ठीक है ना। प्रोटॉन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो उसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें सिर्फ एक प्रोटॉनिक या एक प्रोटॉन बैठा होगा और बाकी एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को एज्यूम ना करें, तो जो उसका न्यूक्लियस है वो किस तरह से बिहेव करेगा? एक प्रोटॉन की तरह, और प्रोटॉन का ही मास कैरी करेगा क्योंकि और कोई पार्टिकल है ही नहीं। तो जो न्यूट्रॉन है उसमें एक चीज ऑब्वियस है दोस्तों, और वो ऑब्वियस क्या है कि उसका जो चार्ज होगा वही होगा जो प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब सोचें ध्यान से कि ये जो भी चार्ज है, इस चार्ज के अकॉर्डिंगली क्या होगा। मान लो ये अपने पास क्या हो गया? ये न्यूट्रॉन का चार्ज आ गया। ये तो आपको पता है, ठीक है, नहीं तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो कब से, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज द चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन इज द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन। अब क्या हो गया दोस्तों कि इसके मास के कारण वेट फोर्स कहाँ को लगेगी? नीचे को। ठीक है, वेट फोर्स कहाँ को लगेगी? नीचे को। तो मास इंटू ग्रेविटी ले लिया दोस्तों। लेकिन अब आपको पता है कि हम चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फील्ड का अपन यहाँ पे फील्ड का अपन सोर्स ढूंढेंगे। अगर ये फील्ड आपकी क्या करेगी? ये नेगेटिव लेनी पड़ेगी, और ये फील्ड क्या करेगी? ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगी। ये मैं सिखा चुका हूं आपको। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से होंगी। तो ये जैसे इसको खींचेगी तो एक अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर लगेगी दोस्तों। तो ये अपवर्ड फोर्स जो है वो कितनी होगी? वो आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो what force you needed is that is Q into E। तो मीन्स कि अगर ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाए वो कितनी होनी चाहिए? वो इस चार्ज के मुताबिक होनी चाहिए, और वो फोर्स कितनी होगी? Q इंटू ई। अगर ये फोर्स इतनी होगी बच्चों, तभी जाके वो इस चार्ज को होल्ड कर पाएगी। मीन्स जैसे आप एक एक गार्ड एक सॉरी बैग उठाते हो, तो बैग में अगर आपने कोई वेजिटेबल्स डाल के रखा है और आप चल रहे हो, तो बैग के भार के बराबर आपने अपने हाथ से अपवर्ड फोर्स लगा रखी है। इसलिए बैग क्या है? वो स्टेशनरी, और आप चल रहे हो आगे, वो इक्विलिब्रियम में। क्यों इक्विलिब्रियम है? बिकॉज वेट और जो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड फोर्स लगा रही है वो दोनों बराबर हैं। तो इसको होल्ड कराने के लिए अब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं क्या, कि ये तभी मुमकिन होगा कि जो इसका वेट है दोस्तों वो किसके बराबर हो जाए? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय द दैट इज कॉल्ड एज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने यहां से इसको लगा लिया। ठीक है, अब आप चाहें तो पूछा क्या है, आपको पता ही है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है, तो आप ई निकाल लोगे दोस्तों, और ई कितना हो जाएगा? एम जी अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर अपन भर देंगे। दैट इज 3.2 इंटू 10 की पावर -27 हो जाएगा दोस्तों। और जो है अगर अपन ग्रेविटी यूज करते हैं 9.8। ठीक है, और नीचे जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
तो ये सारे पैरामीटर आपने भर देने हैं दोस्तों। उनको भरने के बाद जो है आपको आंसर मिल जाएगा, और ये आंसर लगभग स्टैंड करेगा 1.96 इंटू 10⁻⁻7, -7। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट क्या ले सकते हो, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द वे टू फाइंड द आंसर। ठीक है, सो बी केयरफुल कि कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से उसको सोचना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाता है। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, अब अगला न्यूमेरिकल क्या है, थ्री चार्जेस each equal to small q are placed at three corners of a square of side A. Find the magnitude of electric field at fourth corner। ठीक है, तो पिक्चर क्या रहेगी दोस्तों, पिक्चर ये रहेगी कि हम लोगों ने ये एक स्क्वायर उठा लेना है, ये आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि वी हैव थ्री चार्जेस, तीन चार्जेस हैं, एक, दो और ये तीन, आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, और जिसकी साइड है ए और ए, ये हमें पता है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फोर्थ कॉर्नर, यहाँ पे आपको निकालना है। तो मीन्स अब यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको जब इसकी, जैसे बोल सकते हैं कि एफबीडी ही बोलो, फ्री बॉडी डायग्राम भी बनानी है, तो कैसे बनेगी, जैसे मान लो यहाँ पे सेम कोई चार्ज और रखा है, कुछ उसने बोला नहीं है, तो लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें सर अपन वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लें, कौन से वाला, कि यहाँ पे जो है वो हम एक और चार्ज बैठा देंगे और जो है उसकी टोटल फोर्स 0 हो जाएगी। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। उसका कारण देखो, जब अपन इस डिस्टेंस को देखेंगे तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी, इस तरफ को, एज यू नो दैट। और ये वाली को देखेंगे तो ये कहाँ लगेगी, इस तरफ को, बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग में। और लेकिन जब थर्ड चार्ज की बात आएगी दोस्तों, तो वो लगेगी ऐसे, बिकॉज वी आर ऑलवेज टेकिंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू। लेकिन अब देखिए कि मैं पहले क्या बात कर रहा था, कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस होने के लिए सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी तो सेम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है, ये √2a होता है किसमें, स्क्वायर में, क्योंकि ये आपको पता है, ये अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये डायगोनल भी कहलाएगा, और राइट ट्राइंगल से आप इसको निकाल भी सकते हो। तो ये फोर्स जो है वो बाकी सारी फोर्सेस से भिन्न होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी भिन्न होगी। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का थीम। ठीक है, अब इसको अपन ले लेंगे ई डैश, ठीक है ना, और इसको बोल देंगे E1 और इसको बोल देंगे E2। ठीक है ना। तो अब आप समझे बात को कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये है कि तीन चार्जेस है, 1 2 3, और वो तीनों चार्जेस इस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने कैसे ले ली, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये चीज आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो E1 वेक्टर का ये सोल्यूशन चालू हो गया हमारा। E1 वेक्टर का जो मोड है वो दोस्तों E2 वेक्टर के मोड के बराबर होगा, ये तय है। तो क्यों ना अपन इसको क्या ले ले, E ले ले से, मतलब मोड में, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों कि अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को एज ए पैरेललोग्राम सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं दोस्तों, तो इक्वल वेक्टर होने की वजह से क्या हो जाता है, डायगोनल उन दोनों के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बिल्कुल मध्य होगा। ठीक है ना। इसलिए एक चीज तो दिखती नजर आ रही है कि E1 और E2 का जो भी रिजल्टेंट होगा, उसी के अलोंग लाइन ऑफ एक्शन किसका लाई कर रहा है दोस्तों, ये वाली फील्ड का, जो इस पे वर्टेक्स पे रखी है, ये वाली जो फील्ड जा रही है वो ऐसे जा रही है, और यहीं पे जो है वो एक और फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट डल गई। इसका मतलब आपको इन दोनों को सेम डायरेक्शन के कारण उनको जोड़ना पड़ेगा, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले अपन इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर अपन पैरेललोग्राम भी लगाते हैं तो फॉर अपन ऐसे लिख सकते हैं, फॉर E1 एंड E2 व्हाट वी सपोज टू राइट, हम इसमें लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल टू, क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट के अंदर पहले वेक्टर का स्क्वायर, फिर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, और फिर 2। ठीक है, और ई, और ये कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री, बिकॉज
दिस टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे E1 E2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये cos 90 तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अपने पास ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो कितना बनेगा 2e²। तो इसलिए अपन इसको क्या लिख पाएंगे, सिर्फ 2 अंडर द रूट और साथ में क्या लग जाएगा, e लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों का निकाल लिया। और जो अगली जो फोर्स आएगी दोस्तों वो कैसे आएगी वो भी निकाल लेंगे अपन। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ये निकलेगी दोस्तों ई, जिसको मैंने ई डैश लिया था, तो ई डैश कितना हो जाएगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है क्यू, और दूरी कितनी है √2a, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अब √2 का क्या रह जाएगा दोस्तों, सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है ना, और यहां से क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। ठीक हो गया सबको, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हमने इसको इस तरह से निकाल लिया। अब जो है आपको दिख रहा है सामने कि ये जो फोर्स है और जो पहले फोर्स अपने निकाली, उन दोनों फोर्सेस का ये सम है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इन दोनों को ऐसे करके लिख सकते हैं, दैट इज ई टोटल। तो एक तो हमने लिख ली अभी निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन 2 और a² हो गया। ठीक है, √2a आ गया था। ठीक है, और प्लस जो है, अब आपको दूसरी फील्ड लिखनी है दोस्तों, तो वो कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये चार्ज ये दूरी, ये चार्ज ये दूरी, तो क्या लिखेंगे अपन, q अपॉन a²। ठीक है, इसको बड़ी आसानी से फिर आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें ये फैक्टर और ये फैक्टर सब जगह कॉमन है, तो अंदर आएगा सिर्फ 1/+, तो 3/2 बन जाएगा। इसको जो ढंग से आपको करना है, इसमें जो है जो हमने दो फील्डें निकाली थी उनका जो रिटर्न निकाला था, उसमें √2 फैक्टर भी है दोस्तों, इसलिए इसमें √2 फैक्टर भी आएगा। ठीक है ना, तो इस इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये चीज़ें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने ई पे फोकस किया था तो ये अपने लिख ली थी, तो लेकिन इसमें √2 भी था, क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व किया था, तो इस आंसर में यहाँ पे √2 भी आएगा। तो भी आप लोग इसको बड़ी आसानी से आगे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, now we will look after the next question. This is a pendulum bob of mass 80 milligram and carrying charge of 2 into 10 की power -8 coulomb is at rest in a horizontal electric field of 2 into 10 की power 4 volt per meter. Calculate the tension in the thread of the pendulum and angle it makes with the vertical given sine 27.03 degree. The value is 0.4544. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास हमने पहले भी किया है और इसको अभी भी अपन जो है सीखेंगे। तो आपके पास क्या है दोस्तों, एक पेंडुलम का बॉब है, ये है वो। ठीक है, और इसका जो मास है वो कितना है 80 मिली, का मतलब हो गया 10 की पावर -3 और ग्राम। ठीक है ना, तो ऐसे पहले तो अपन इसको लिख ले रहे हैं। एंड कैरी, इसमें चार्ज भी है, इसमें चार्ज कितना है दोस्तों, इस पे चार्ज जो है वो कितना है, वो दिया है 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है वो, इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाली होगी ऐसे करके हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर काम करेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब यहां से आ रही है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज की होगी, तो अपने इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव को इसको रखा, तो ये क्या करेगा, ये इसको धक्का मारेगी। ठीक है, और वो धक्का आपको पता है वो कितना होगा, वो होगा F = Q × E वेक्टर। ठीक है, तो ये धक्का जो है इस तरफ को लगेगा दोस्तों, और ये बॉडी जो है यहाँ पे क्योंकि ये सस्पेंडेड है, तो ये इसकी रस्सी है, ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ कब पहुंचेगा, जब एफबीडी जो है इसकी क्या हो जाएगी, जो इसका जो टोटल इक्विलिब्रियम है वो आ जाएगा, ना तो ये नीचे गिरेगा ना तो ये और ऊपर जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा इसकी एफबीडी के कारण। तो एफबीडी कैसे बनेगी, ये देखिए ध्यान से।
ये इसका पहले ये भी इसका भार था m इंटू जी, भार अभी भी नीचे ही रहा m इंटू जी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, पहले भार और जो रस्सी का तनाव था वो कैसे था, इक्विलिब्रियम बना रहा था, लेकिन अब रस्सी का तनाव तो वैसे ही रहेगा ये, लेकिन वेट इस तरह से इधर आ गया। और जब ये यहाँ पे थी रस्सी ओरिजिनल अवस्था में, उसके बाद जब वो यहाँ पहुंची तो उसने वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाया थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा, बिकॉज ये क्या माने जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब अभी भी एफबीडी क्लियर नहीं हुई है कि कैसे ये सारी फोर्सेस जीरो हो रही हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, टेंशन को रिजॉल्व किया। दिस इज द एंगल थीटा, सो वी कैन राइट दिस एज टी कॉस थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आ गया तो यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों, टी साइन थीटा, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, हमें मालूम है, वो है क्यू ई वेक्टर, या ये इसका मतलब टी कॉस थीटा को यूटिलाइज कर रहा है एम जी, और टी साइन थीटा को यूटिलाइज कर रहा है या नलीफाई कर रहा है क्यू ई। तो इस तरह से ये सारी की सारी फोर्सेस यहाँ पे इसको रेस्ट अवस्था में ला देती है। तो यही है इस क्वेश्चन की कहानी, और आपको ये सॉल्व करना है। तो लेट्स डू इट। हम लोग कैसे करेंगे कि इन इक्विलिब्रियम या रेस्ट में क्या क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है भाई कि जो टी साइन थीटा है उसको न्यूट्रलाइज कर रही है फोर्स क्यू ई, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, टी कॉस थीटा उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है वेट, ठीक है ना। तो यही इसकी एफबीडी है, और इससे ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब अपन क्या करेंगे, 1 और 2 में, क्योंकि हमें पूछा क्या वो भी ध्यान देना है। एक तो कैपिटल टी मतलब टेंशन पूछा है, और दूसरा पूछा है कि ये थीटा कितना होगा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कोस कितना बन जाएगा, टेन ऑफ थीटा। और यहां से आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी, ठीक है, ये आ गया। अब लेट अस डू इट। ये आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा के बाद जो है हमारे पास क्यू क्या है, क्यू आपको उस बॉब का जो है वो चार्ज दे रखा है, वो कितना है, 2 × 10⁻⁻8। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितनी लगा रखी है अपने, 2 × 10⁻⁴, ठीक है दोस्तों। और नीचे जो है जो मास है वो दिखा है 80 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो मिली के लिए तो -3 आएगा ही, साथ में जब ग्राम किलोग्राम में बदलेगा तो पता है आपको 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, तो कितना आ जाएगा, -3 और बढ़ जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6। न्यूमेरिकल खराब होने के मैक्सिमम रीजन होते हैं यूनिट का प्रॉपर कन्वर्जन नहीं होना, ठीक है। तो बी केयरफुल कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अब आ गया किलो में, क्योंकि हमें ऐसा ही फ्रेम यूज कर रहे हैं सब जगह पे, और ग्रेविटी अपन यूज कर लेंगे दोस्तों, दैट इज 9.8। तो ये सारी वैल्यू को अपने को रखना था, और हमने रख दिया है दोस्तों। और अब जो है इसको सॉल्व करना है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको करना है ये, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.5102। तो टेन थीटा आ गया, दैट इज लाइक दैट। अब ये खासकर सारे लोग सीखें, आपको 10 से ही आता है। जैसे अपन लिखते हैं दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, ये तभी मुमकिन होगा, पॉसिबल होगा, जब 30 एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये हो गया स्टैंडर्ड वैल्यू पे, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू कहीं से दिख नहीं रही है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो डेफिनेटली इसके लिए आपको वो हेल्प जरूर करेगा। और वो हेल्प ये होती है कि अगर हम टेन थीटा की ये वैल्यू लिखते हैं, तो थीटा की वैल्यू आपको ये कहाँ देखनी पड़ेगी, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के टेबल में देखनी पड़ेगी दोस्तों। और ये होती है यहाँ पे 27.03 डिग्री। देखो ये हिंट दिया है इसने, ये चीजें होती है जो अपने को पकड़नी होती हैं। तो ये आ गया अपने पास थीटा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो वो ये हमेशा देख के रखता है बच्चों, जो अननोन डिग्रीज होती हैं उसकी सारी वैल्यू न्यूमेरिकल में क्लियर होती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसी स्टैंडर्ड वैल्यू बनाएगा, जैसे वो यहाँ पे √3 लिख दे अगर, तो आपको पता है कि √3 कब होगा, √3 आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगी जिसमें √3 मिल जाएगा, शायद 45 पे होगा, अब आप देख लेना, ठीक है ना। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो 45 डिग्री, लेकिन क्योंकि ये ऐसा नहीं था तो इसका क्या है 27.03 डिग्री। अब हमें निकालनी थी दोस्तों टेंशन। तो टेंशन के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, है ना। तो टी साइन
थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। तो टी कितना हो गया दोस्तों, क्यू ई, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, आपको पता है फिर से, क्यू आपको दिया था, क्यू कितना है, क्यू है अपना 2 × 10⁻⁻⁸, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2 × 10⁻⁴, ठीक है। और साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, आपको भरना है 27.03 डिग्री, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो जैसे इसको लिखा अपन ने, तो ये वैल्यू तो दोस्तों आपको दे रखी है। तो जैसे इन सारी वैल्यू को मीन साइन 27.03 डिग्री को भी भरना पड़ेगा, इट इज 0.454, ठीक है, और ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सॉल्व करके आएंगी दोस्तों 8.8 गुणा 10⁻⁻⁴ न्यूटन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से करें, इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी बहुत सारे दिए हैं, तो बी केयरफुल।